हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और आज हमारे साथ हैं विनय मंगतानी, जिनकी आई है ऑल इंडिया रैंक 24 इन दी नवंबर 23 सीए फाइनल एग्जाम्स। विनय, बहुत सारी बधाई आपको एक बार फिर से। और आज हम थैंक यू विनय थैंक यू। से बातचीत करेंगे, एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी उनसे डिस्कस करेंगे अबाउट ऑल दी पेपर्स इन दी सीए फाइनल एग्जाम्स, उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी और बहुत सारी चीजें विनय के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा देखें। हालांकि मैं टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगा जिसमें मैं जो जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप उस टाइम पे जाकर के उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बहुत फैलाइए, क्योंकि सर ये ऑल इंडिया रैंकर्स जो हैं बहुत मेहनत करते हैं और इनकी स्ट्रैटेजी अगर दूर तक पहुंचती है, लोगों को पता लगती है, तो और लोग मोटिवेट होते हैं। जो लोग एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि यार अगर ये व्यक्ति कर सकता है, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो एवरेज से बढ़ के फिर फाइनल में रैंक निकालते हैं। तो ये भी एक मोटिवेशन होता है कि भैया पढ़ाई कर लो और क्या पता रैंक ही निकल जाए। ये भी होता है। खैर, विनय से बात करेंगे। तो सबसे पहले विनय, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और आपको बहुत सारी ढेरों बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। ओके सर, सबसे पहला सवाल जो है, अब हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं क्योंकि सब लोग विनय को सुनने के लिए बैठे हैं और बाकी सारी बातें तो होती रहेंगी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब ऑल इंडिया रैंक आती है तो उस दिन ना, जिस हम्म दिन रिजल्ट होता है 9 तारीख को, जैसे अभी रिजल्ट था, उस दिन अलग माहौल होता है। हम्म। तो आपके मन में क्या चल रहा था? पहले तो आप ये बताइए कि मेरे मन में उस दिन ये चल रहा था, और फिर जैसे ही पता लगा कि यार ऑल इंडिया रैंक 24 है, माहौल बन गया है, मतलब सेट हो गई अब हाँ चीजें। तो उसके बाद क्या रिएक्शन हाँ था, ये बताइए आप। सर, एग्जाम रिजल्ट के पहले का माहौल अगर मैं बताऊं तो यूजुअली मेरा रूटीन बहुत हेक्टिक रहता है। मैं रात को लेट सोता हूँ, अराउंड 2-2:30 सोता हूँ। तो उस दिन भी वैसा ही रहा, थोड़ा नींद आने में दिक्कत हुई। पर नींद टाइम से पहले खुल गई। यूजुअली 10 10 o'clock या 9 में उठ जाता हूँ। पर उस दिन मेरी नींद 8 बजे ही खुल गई। और 8 बजे मैं सोच रहा था कि व्हाट नेक्स्ट, की आया क्यों नहीं रिजल्ट, क्योंकि काफी टीचर्स बोल रहे थे कि 9 बजे आ जाएगा, काफी बोल रहे थे 10 बजे आएगा। तो 8 बजे आई वॉज प्रिपेयर्ड कि चलो आने वाला है रिजल्ट एंड वी शुड बी रेडी टू सी इट। पर नहीं आ रहा था। तो टाइम पास करने के लिए स्टार्टेड वॉचिंग एनिमल। बहुत टाइम से देखी नहीं थी, बहुत हाइप भी बन गई थी। तो आई वॉज वॉचिंग एनिमल ऑन माई फोन कि चलो यार थोड़ा टाइम हाँ। पास हो जाएगा। पर उसमें भी दिमाग नहीं लग रहा। तो आई थॉट चलो एक वॉक करके आते हैं। मौसम बहुत सही था उस दिन, 9th की मॉर्निंग में मौसम बहुत सही था। तो मैं वॉक बहुत करने गया ठंड हुआ थी था, जयपुर वॉक में। करके मैं। हाँ, बहुत ठंड थी जयपुर में एक्चुअली। तो उसमें ही मजा था, क्योंकि दिमाग में टेंशन थी, बाहर सर्दी थी। तो वॉक करने में मजा आ रहा था। तो ऐसे वॉक करी। पर फिर भी रिजल्ट नहीं आया, 11 बज गए। तो आई थॉट कि चलो यार कुछ माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड वॉचिंग माई स्कूटी। बहुत टाइम से ये पेंडिंग लिस्ट में था मेरा। तो आई स्टार्टेड वॉशिंग माई स्कूटी। और मुझे अभी भी याद है, आई वॉज वॉशिंग माई स्कूटी। मेरे कान में ईयरफोन्स थे, आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, और अचानक मेरे एक दोस्त का कॉल आता है कि यार और वो वही दोस्त था जिसके साथ मैंने फाइनल में पढ़ाई करी थी। मतलब वी यूज टू टॉक ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो उसका ओके। अचानक कॉल आता है कि विनय, व्हाई डिडंट यू टेल मी कि रिजल्ट आ गया और तेरी रैंक आई है। मैं बिल्कुल शॉक हो गया, आई वाज शॉक्ड कि यार क्या बोल रहा है, ये मजाक करने का टाइम थोड़ा ना है, वैसे ही इतना प्रेशर है, टेंशन है। हाउ यू आर माहौल बना सेइंग कि दिया। तेरी रैंक आ गई तूने। हाँ, तूने बताया क्यों नहीं। तो ही स्टार्टेड सेइंग कि यार अपने ऑफिस के ग्रुप पे आ गया है कि यू हैव सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 24th। तो मैंने उसी टाइम तो मैंने उसी टाइम फोन काटा। आई वेंट बैक टू माई होम, रश, मैं भागा अपने घर पे लिटरली। मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप खोला और मैंने देखा कि उधर मेरा लिखा हुआ था, सीए विनय मंगतानी ऑल इंडिया रैंक 24। मैं वहां पे ओहो। हैरान हो गया कि यार हाउ हाउ इज दैट पॉसिबल कि इनको मेरा रिजल्ट पहले पता पड़ गया, क्योंकि आई वाज वेरी कॉशियस कि मैं किसी को अपना एडमिट कार्ड शेयर ना करूं और मैं किसी को अपना रोल नंबर ना बताऊं। तो आई वाज ओके। वेरी कॉशियस इन दैट, क्योंकि जूनियर्स स्टार्टेड आस्किंग मी फॉर माय रोल नंबर बिफोर द रिजल्ट वर अनाउंस। मतलब उनको पहले से राइट फ्रॉम आई गिव माई एग्जाम, जैसे एग्जाम दे के मैंने ज्वाइन करा ऑफिस, दे स्टार्टेड आस्किंग मी कि यार विनय भैया, शेयर मी योर रोल नंबर, आई विल सी योर रोल नंबर एंड आई विल पोस्ट इट ऑन माई ग्रुप, आई विल पोस्ट ऑन ऑन आवर ऑफिस ग्रुप। बट मैं था नहीं यार, लेट मी सीट माई सेल्फ, मैं अपने आप दूंगा। पर वो ऑलरेडी आ चुका था। देन मैंने अपना एडमिट कार्ड ढूंढा। और फॉर्चुनेटली मैं, मेरा पता नहीं क्या प्लानिंग थी, मैंने एडमिट कार्ड भी एक रात पहले निकाल के नहीं रखा था। मैं ऐसे था कि जब रिजल्ट आएगा आराम से देखेंगे, एडमिट कार्ड तभी ढूंढेंगे। तभी ढूंढेगा, तभी देखेंगे। तो मुझे मिला एडमिट कार्ड, मैंने रोल नंबर देखा।
सीधा मेरिट लिस्ट पे गया, क्योंकि इस बार श्योर था कि हाँ किसी ने डाला है तो आई होगी। सीधा मेरिट लिस्ट पे गया, चेक करा, ऑल इंडिया रैंक 24 था। फैमिली में माहौल बहुत लाइवली हो गया, घर में जो टेंशन थी अचानक वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गई। एवरीवन वाज शाउटिंग किया ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक। तो बस यही था। वो और एक वो वो एक रियलाइज मोमेंट करने होता है ना, मुझे। वो एक फ्लिक हो जाता है एकदम, हाँ मोमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है, पूरा सिनेरियो हाँ बिल्कुल चेंज हो जाता है। हाँ, एब्सोल्युटली हाँ। वो मेरे घर में भी सेम माहौल था, एवरीबॉडी स्टार्टेड शाउटिंग ऑल इंडिया रैंक। कॉल्स करने लग गए, मैं अपने फैमिली रिलेटिव्स को बता रहा हूँ। माय ब्रदर स्टार्टेड कॉलिंग आवर हम्म। रिलेटिव्स की रैंक आ गई है, वापस रैंक आ गई है। और वैसा ही अच्छा, बहुत माहौल वापस बहुत अच्छा रैंक आ था, गई फिर है मतलब कॉल्स पहले आने। भी रैंक था क्या? मतलब आपने बोला हाँ वापस रैंक एक्चुअली आ गई है मेरी, हाँ मेरी फाउंडेशन में भी ऑल इंडिया रैंक 34 थी। मेरी इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 39 थी, और फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 24। सर देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपकी खुशी का जो मोमेंटम है उसको यहाँ पे एक बार ब्रेक करके एक चीज में बोलना चाह रहा हूँ। मैंने ना बहुत सारे टॉपर्स से बात की, और एक चीज ना मैंने पाई कि है ना, रैंक इज ना कंसिस्टेंट चीज है। मतलब बच्चों की रैंक हाँ जो आती है, जिनकी रैंक आ रही है, उसका फाउंडेशन में भी बढ़िया फोड़ के निकाला होगा, इंटर में भी बहुत बढ़िया हाँ। गेम खेला होगा, रैंक नहीं भी आई होगी तो बहुत अच्छा मार्क्स आया होगा, और फिर फाइनल में उसने ब्रेक किया है, मतलब भयंकर खेला है। तो ना मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि यार अगर कंसिस्टेंसी हम मेंटेन करते हैं ना अपने पूरे लाइफ के अंदर, स्लोली स्लोली, तो है ना, ये एक दिन का गेम नहीं है, ग्रेजुअली बिल्ड ऑन होती हैं चीजें। मैं ये कहना चाहता हूँ। हम्म। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए सर, आपका जो इमोशनल वो था हाँ ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, स्कूटी धोते हुए एकदम से फोन आना, ऑल इंडिया रैंक 24, बम फूट गया, मजा आ गया। हाँ ऐसा एक्सपीरियंस था। फिर मैंने कॉल्स करना स्टार्ट करे, मतलब ब्रदर ने कॉल करना स्टार्ट करे। फिर जो कॉल्स की लाइन लगी है, 2 घंटा आई वॉज कंटिन्यूअसली ऑन कॉल्स। मैं कॉल्स अटेंड करे जा रहा था, रादर बीट फ्रॉम ऑफिस रिलेटिव्स। वो रिलेटिव्स जिनसे कभी आज तक बात नहीं हुई, उनके कॉल्स आने लग गए, फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स के कॉल आने लग गए। एवरीबडी वॉज कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। और वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो आई डोंट थिंक मैंने अभी तक लिव करा है। और मैं रिलिव करना चाहूंगा उसे वापस, अगर मुझे मौका मिलता है तो। तो मेरा जो दूसरा सवाल है सर आपसे, वो ये है कि ऑल इंडिया रैंक लेकर के जब हम आते हैं, तो मतलब जैसे नॉर्मल बच्चा पढ़ाई करता है कि यार मेरे को एग्जाम में पास होना है, तो क्या आप लोग सोच के पढ़ाई करते हम्म हो कि यार ऑल इंडिया रैंक लेके आनी है? मतलब ऐसा कुछ होता है? क्योंकि मेरी रैंक कभी नहीं आई है। मैं मतलब अच्छा हम्म। बच्चा था, स्कूल में रैंक आती थी, लेकिन उसके बाद ना हाँ माहौल बन गया और सीए में अलग ही जिंदगी चली। तो जो रैंकर लोग होते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो पढ़ाई के भी सिनेरियोज बहुत चेंज हो गए, पहले अलग थे, अब बहुत चेंज हो गए जब से ये इंटरनेट, मीडिया और ये सब चीजें आई हैं, तो हाँ। बहुत चीजें चेंज हो गई हम्म। हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी रहती है डे वन से जब हम पढ़ाई करने लगते हैं कि यार ऑल इंडिया रैंक लेकर के आनी है, यही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करते हैं, या फिर ये लगता है कि बस पास हो जाएं? माइंडसेट क्या होता है एक टॉपर का, ये जानना चाहता हूँ। फिर अगर मैं बिल्कुल बेस लेवल से बात करूं, तो इनफैक्ट आई वॉज ऑल्सो नॉट श्योर कि मुझे पढ़ना कैसे है। आई वॉज स्टार्टिंग में व्हेन आई वॉज गोइंग फॉर माई लीव्स 4.5 मंथ्स में, आई ऑल्सो थॉट फॉर अ रैंक। बट आई रियलाइज कि अगर मैं स्टार्टिंग से ही रैंक का एम करूंगा, तो इट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी। तो मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा। और वो मेरे को रियलाइज होने लग गया था कि विद इन 5 डेज ऑफ माई स्टडी लीव्स, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर देने लग गया था, जो मेरी एफिशिएंसी को हर्ट कर रहा था। तो आई स्टार्टेड, तो मैंने ये कंक्लूड करा कि फर्स्ट वील प्रिपेयर फॉर 400 मार्क्स, दोनों ग्रुप क्लियर करने के लिए 400 के लिए अपन पहले एम करेंगे। और देन ऊपर जो आता है वो बोनस है, यू विल हैव दैट बोनस। और वो बोनस अब इतना बड़ा हो गया कि इट गॉट मी अ रैंक। तो वो वैसे हम्म। प्रिपेयर करना चाहिए, आई बिलीव, कि अगर आप पास हो, तो एक तो पहली बात तो पास होना बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी रैंक आ जाती है तो वो आपके लिए बोनस है ना। बस उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत को रोक नहीं सकते आप कि हाँ चलो 400, मैं 400 का पढ़ लिया तो 400 पे ही मेहनत रोक दो, नहीं, यू विल हैव टू वर्क फॉर 800 मार्क्स। 800 मार्क्स के लिए काम करोगे, तो जाके आपके 553, जितने मेरा है, मेरे 553 है। आपको ओके। मेहनत 800 की करनी पड़ेगी। पहले एक्सपेक्ट आपको 400 करना पड़ेगा कि मैं अगर 800 का पढ़ रहा हूँ तो आई विल गेट 400 मार्क्स। और वो आपकी एफिशिएंसी जैसे जैसे इंप्रूव होती जाएगी, आपका लर्निंग कर्व आपको बेनिफिट देगा। तो आपके 400 से उठ के 500, 553 ऐसे आते जाएंगे। हाँ तो इनिशियली हम भी क्लियर नहीं होते। इनफैक्ट मेरे भी कुछ दोस्त थे जिनकी रैंक आई है, वो भी क्लियर नहीं थे। हम दोनों बात करा करते थे कि हाँ अभी स्टार्टिंग में कुछ क्लियर नहीं है। इनफैक्ट इलेक्टिव वी वर नॉट एबल टू सिलेक्ट। हमको इलेक्टिव भी नहीं पता था 3-4 महीने पहले तक एग्जाम के, कि इलेक्टिव कौन से लेना है। तो इतनी क्लैरिटी किसी में नहीं होती। और क्लैरिटी नहीं है तभी यू वुड फाइंड वेज ऑफ स्टडिंग इन डिफरेंट वेज, कि आप कैसे और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो आपकी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं हमेशा कहता हूँ कि ना सीए एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत यूनिक है, हर व्यक्ति के लिए बहुत यूनिक है। अभी इलेक्टिव हाँ। पेपर के बारे में भी स्पेसिफिकली हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं आपसे पूछना हम्म। चाहता हूँ, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? व्हाट वर
योर आवर्स ऑफ स्टडी, कितने घंटे? 10 घंटे, 12 घंटे, 4 घंटे, 18 घंटे? हाँ, तो आपका ये भी कोई और बहुत ऑप्शन भी इंटरेस्टिंग इसमें चीज है। आप डाल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, उससे ऊपर तो बिलीव, मतलब सोच भी नहीं सकता कोई 18 से ऊपर कैसे पढ़ेगा कोई, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो अच्छा। स्टार्टिंग में जब मेरी लीज स्टार्ट हुई, 15 जून से स्टार्ट हुई मेरी लीज, तो मैंने स्टार्ट करा पढ़ना। तो मैं पढ़ रहा था रेगुलरली, बट आई वाज नॉट एबल टू मॉनिटर कि मैं पढ़ कितना रहा हूँ, मेरी एफिशिएंसी कितनी आ रही है। और वो भी एक प्रेशर क्रिएट कर रही थी कि यार वेदर आई एम गिविंग माई 100% और नॉट। तो मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट कर कि हाउ हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। तो वहां पे एक मुझे वीडियो मिल गई कि यू शुड मॉनिटर हाउ मच टाइम ऑफ योर डे यू आर गिविंग टू योर स्टडीज। और वो मॉनिटर कैसे करना है, थ्रू स्टॉप वॉच। तो राइट फ्रॉम 20th of June आई बिलीव, मैंने एक अपने पास में फोन रखना स्टार्ट कर दिया, एक ऐसा फोन जिसमें से स्टॉप वॉच चले बस, ताकि और मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो। ओके। तो मैंने उसमें, जब भी आई वॉज सिटिंग ऑन माई टेबल, मैं उससे स्टॉप वॉच को ऑन करता था और ऑफ करता था। एंड दिस प्रैक्टिस आई कंटिन्यू टिल आई गेव माई लास्ट एग्जाम। तो राइट फ्रॉम ओके। 20th June, राइट टिल माई लास्ट एग्जाम, आई हैड अ फोन विच हैड अ स्टॉप वॉच। और मैंने जितना मॉनिटर करा, आई यूज टू एनालाइज कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ। तो यूजुअली रफली 11 hours मिनिमम आता था एवरी डे। और इट वुड रेंज टू 12 to 12 hours, हाँ 12 hours, इट यूजुअली रेंजेस 11 to 12 hours। तो इतना रहता था। ये जो अगर मैं 12, 6 दिन 11 hours, हाँ हाँ, हाँ प्लीज श्योर, कंटिन्यू, हाँ पहले प्लीज, आप कंटिन्यू कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। हाँ। और मैं और मैं अगर देखता था कि आई हैव स्टडीड 11 hours, एटलीस्ट 11 hours फॉर 6 days, तो 7th डे आई यूज टू टेक हाफ डे। मैं आधा दिन पढ़ता था, 5 साढ़े 5 घंटे पढ़ता था। और 5.5 घंटे फॉर माई ओन, मतलब मैं घूमने जाता था। आई मेरे को वॉकिंग बहुत पसंद है, तो आई यूज टू वॉक फॉर 1 hour 2 hours। तो आधा दिन मैं 7th डे पे उसको देता था। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये जो आपने कहा कि मैंने 11 घंटे पढ़ाई कर ली या 12 घंटे पढ़ाई कर ली, हाँ, ये 11 घंटे इफेक्टिव स्टडी के हैं या इसमें ब्रेक टाइम भी इंक्लूड करते थे आपकी? केवल नहीं, पढ़ाई वाला कोर टाइम है ये 11 घंटे? ये 11 घंटे कोर टाइम है। जैसे मैंने कहा कि वेन आई ओके। वॉज सिटिंग ओके। ऑन माई डेस्क, मैं ओके। मैं एक्चुअली मेरी गॉट इट। आदत है, मैं डेस्क पे ही पढ़ता था। हाँ, अब मेरे को आदत नहीं है कि मैं बेड पे बैठ के पढूं, क्योंकि वो बेड पे फिर 3 स्टेजेस बन जाती है पढ़ने की। पहले आप बैठ के पढ़ते हो, फिर आप लेट के पढ़ते हो, फिर आप नींदों में पढ़ते हो। फिर सो तो जाते आई हो यूज आप, टू फिर स्टडी सपने ऑन। में कोई पढ़ा रहा होता है हाँ, आपको। हाँ, हाँ, वो एक्चुअली वही चलता है। तो मैंने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस डाली थी कि मैं डेस्क पे बैठ के पढूं। तो जब मैं डेस्क पे बैठता था, तो मैं स्टॉप वॉच चालू करता था। अगर मैं 5 मिनट के लिए भी उठ रहा हूँ, तो आई यूज टू पॉज दैट स्टॉप वॉच, और फिर ओके। वापस आके आई यूज टू कंटिन्यू इट। तो 11 hours वॉज प्योर कोर स्टडीज, जब मैं पूरा ध्यान लगा रहा हूँ। इनफैक्ट अगर मैं डेस्क पे भी बैठा और मेरा ध्यान कहीं और चला गया, कहीं और थॉट आ रहा है यार, और मेरे को लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी सोचना चाहिए, और मैं पढ़ नहीं रहा हूँ उस टाइम, तो भी मैं उसे पॉज कर देता था। क्या अमेजिंग स्ट्रैटेजी है यार, ये तो मैं भी यूज करूंगा। मतलब ये ना, ये मैं बोरो कर रहा हूँ आपसे सर। हाँ, बहुत अच्छी चीज है ये। मतलब हाँ, अगर आप कोई श्योर। काम कर रहे हो, ध्यान लगा के काम करो इफेक्टिवली, कीप अ स्टॉप वॉच। मेरे पास एक है भी छोटी सी स्टॉप वॉच, यस। बहुत सुंदर है वो। हाँ, उसको हाँ। आई कीप इट ऑन माई डेस्क, हम्म। वो सामने रखी हुई है, लेकिन उसको अब मैं यहीं पे रखूंगा अपने पास। और जब मेरे थॉट भी जाएगा तो भी मैं उसको पॉज कर दूंगा। कितना इफेक्टिव है, मतलब 11 घंटे, 12 घंटे हाँ, इफेक्टिव स्टडी आ रही है सर। आप लोग समझे सर, 5 दिन यस। मतलब इट विल बॉइल डाउन टू अराउंड 6 दिन। 6 दिन बोला ना आपने, 6 दिन अगर आप पढ़ लिए अच्छे से, तो हाँ, 7th डे यू हाँ, विल टेक हाँ, अ हाँ। ब्रेक, राइट? तो मतलब 70 घंटे की पढ़ाई आप निकाल रहे हो एक हफ्ते के अंदर, मोटा मोटा हम्म, 70 घंटे। हाँ, ऑलमोस्ट, हाँ। और हमारे पास लगभग कितने हफ्ते हैं पढ़ाई के लिए? अगर मैं मानूं 4 महीने की लीव्स है हमारे पास, मोटा मोटी 4 महीने की हाँ, लीव्स हैं, तो 16 हफ्ते हैं। 17, ठीक है। 16 17 हफ्ते, हाँ। तो मतलब 1000 घंटे से ऊपर का हमारे पास एक स्टॉक है टाइम का, जिसको हमें यूटिलाइज करना है टू क्लियर द एग्जाम। हम्म, एक एक यस। मैं एक अनुमान लगाऊं तो हम्म। बराबर बन रहा है क्या? एक गलती तो नहीं है? हाँ, उतना ही रहेगा, 16। 1000 से थोड़ा सा ऊपर होगा, हजार, बट ठीक है। हजार ऑलमोस्ट ऊपर होगा, हाँ, हाँ। हाँ, ऊपर ही आएगा वो, बट मैं एक 1000 घंटे का एक टाइम लिमिट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब कोई भी स्ट्रैटेजी बनानी है, इस 1000 घंटे में हम बना करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगला सवाल हम्म, विनय मेरा जो आपसे है वो ये है कि सर, कोचिंग का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि यार कोचिंग को हम्म, बिल्कुल ही इग्नोर कर दो प्रेपरेशन से, तो वो नहीं बनेगा। मतलब वो ना फिर, मतलब माहौल नहीं बनेगा उसका, मतलब और सही भी नहीं है वो, हम्म, प्रैक्टिकल भी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे टेक्निकल हाँ। सब्जेक्ट होते हैं जो हम खुद से नहीं कर सकते यार, और हर व्यक्ति ना, हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट के अंदर अच्छा हो, ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट? तो हम्म, मेरा जो क्वेश्चन आपसे है कि कोचिंग और सेल्फ स्टडी, इन दोनों का क्या रेशियो रहना चाहिए? ठीक है, ये दोनों, हम्म, कोचिंग और सेल्फ स्टडी, इनका आपकी प्रिपरेशन में कितना कितना योगदान था?
और इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कोचिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या सेल्फ स्टडी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। हम्म। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई मेरे को आपको आर्टिकलशिप के स्टार्टिंग में लेके जाना पड़ेगा। मैं तब से बिल्कुल क्लियर था कि जो मेरे को 4.5 महीने की लीव मिलेगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि मैं आर्टिकलशिप जब ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं तब ये प्लान कर रहा हूँ कि मेरे को जब 4.5 महीने की लीव मिलेगी, मैं ये ट्राई करूंगा कि आई हैव नो पेंडिंग क्लासेस। मैंने तब ये डिसाइड कर लिया था, हालांकि इसमें थोड़े वेरिएशंस आए, पर हाँ मोटा मोटी मैंने अचीव करा कि इन बिटवीन 4.5 लीव्स ऑफ माई एग्जाम मैं ये ट्राई करूंगा कि मैं पूरा सेल्फ स्टडी को दूं। तो उस अकॉर्डिंग मैंने मेरी कोचिंग प्लान करी कि मेरे को कंप्लीट करना है टिल June 23 माई कोचिंग्स। उसके बाद मैं टाइम नहीं दे सकता। तो कोचिंग का भी हाँ बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इनफैक्ट मैंने मेरे 8 में से 7 सब्जेक्ट की कोचिंग ली थी। इकोनॉमिक लॉ आई डेंट प्रेफर, क्योंकि एक यार वही तो सब्जेक्ट है, ओपन बुक भी अगर खुद ना पढ़ पाए तो फिर तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी। थोड़ा सेल्फ स्टडी का भी बनाना चाहिए। उसमें हाँ दो तीन टॉपिक्स है जो एडिशनल होते हैं, पर मैनेजेबल है, तो उसकी मैंने क्लासेस नहीं ली। तो बाकी 7 सब्जेक्ट्स की मैंने ली, जरूरत भी पड़ती है, बिकॉज आपके पास आर्टिकलशिप के बाद उतना टाइम नहीं रहता, ऑफिस जाने का उतना टाइम नहीं रहता कि आप पूरा सेल्फ स्टडी दो। आपका ब्रेन उस पोजीशन में नहीं होता कि आप उतना डीपली एनालाइज कर पाओ जितना आपको टीचर समझा देंगे। हम्म। बी इट एनी फॉर्मूला इन एसएफएम, ऑडिट का कोई कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट। तो हाँ मैंने कोचिंग प्रेफर करी फॉर 7 ऑफ माई सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 8। और मैंने ट्राई करा कि मैं जून से पहले सारी कोचिंग खत्म कर दूं, क्योंकि सेल्फ स्टडी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको जो क्लासेस है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर देगी, पर उसको रिटेन हम्म। करना, रिमाइंड करना, रिवाइज करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिखना, राइट करना इन एग्जाम्स, वो आपको सेल्फ स्टडी से ही पता पड़ेगा। कोचिंग हेल्प्स यू इन ओनली अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आपको रिमाइंड, रिटेन और राइट, ये खुद सेल्फ स्टडी से निकलेगा। तो ऑलमोस्ट आई, अगर मैं परसेंटेज में बांटा चाहूँ तो 40-60 का रेशियो रहता है। 40% ऑफ ए प्रेपरेशन इज कंप्लीटेड थ्रू कोचिंग, बट जो 60% मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है वो आपका सेल्फ स्टडी से ही कवर होगा। मतलब अगर बॉडी बनानी है तो 40% तो जिम जाना पड़ेगा, 60% के लिए हाँ खाना और सेल्फ मोटिवेशन डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ 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 हाँ, इस एनालॉजी में देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना? एक अभी अभी ना मेरे दिमाग में एक बहुत यूनिक सा सवाल आया है कि है ना, एक तो चीजें हम याद करते हैं जिसको हम बोलते हैं मेमोराइज करना, याद करना, ठीक है? जब हम्म भी हम चीजें याद हम्म करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें याद करने, एग्जाम में जब हमें हम्म याद करने वाली चीज को लिखना है ना सर, तो हमें एग्जाम में हम्म उसको रिकॉल करना पड़ेगा कि भैया अब याद आ जा और अब मैं लिखूंगा। और एक होती है जब चीजें ना हमें इंटरनलाइज हो जाती हैं। इंटरनलाइज मतलब आत्मसात करना। मतलब जैसे ही वो चीज हम्म दिखेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एग्जाम्पल देता हूँ कि सामने मेरे को भूत दिखेगा, मैं चालू हो जाऊंगा हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो मेरे को हाँ ना हनुमान चालीसा हाँ मेमोराइज तो है, मेरे को ना वो इंटरनलाइज्ड है। इसको ना हिंदी में बोलते हैं आत्मसात करना। मैंने भी बोला ना हिंदी में हाँ आत्मसात करना, कि हाँ। जैसे ही वो चीज सामने आएगी ना वो निकल करके बाहर आ जाएगी। तो मैं ना हम्म। आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोनों चीजों में आप समझ गए अंतर, कि हाँ यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हाँ हाँ। मेमोराइज होती हैं या रिकॉल करना पड़ रहा है, और कुछ होती हैं कि इंटरनलाइज हो गई, घुस गई अंदर भाई, हम्म। सामने आते ही ना आदमी फट पड़ेगा उसके ऊपर। आप समझ रहे हो? हाँ हाँ। तो ऐसे, ये क्या सिनेरियो था आपकी प्रिपरेशन में? जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा उस सब्जेक्ट के लिए आप, मतलब कितना चीजें थी जो आपको इंटरनलाइज हो गई थी? कितना परसेंट सिलेबस, अगर मैं बोलूं, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं सवाल को, कि कितना परसेंट सिलेबस जो है हम्म। आपका वो आपको इंटरनलाइज हो गया था? हम्म। तो अगर इस क्वेश्चन को मेरे को आंसर करना है तो मैं ज्यादा स्पेसिफिक जाके ऑडिट की बात करता हूँ, कि ऑडिट में ये इशू आता है कि यू हैव टू मेमोराइज। तो हम्म। जब मैंने मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मुझे भी ये था कि यार आई विल हैव टू मेमोराइज इट। पर मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं उसको समझ के मेमोराइज करूं, या तो मैं उसे बिना समझे मेमोराइज करूं। और मुझे पहला ऑप्शन बहुत सही लगा, क्योंकि इफ यू अंडरस्टैंड एंड देन मेमोराइज, तो फिर वो आत्मसात वाली बात आ जाती है, तो ही वो आपको इंटरनलाइज होगा। अगर आप सिर्फ रट रहे हैं, आप सिर्फ अच्छा। मेमोराइज कर रहे हैं, तो ओके। वो इंटरनलाइज होगा ही नहीं। तो मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि इवन इफ मेरा बहुत ज्यादा टाइम अंडरस्टैंड करने में जा रहा है, समझने में जा रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक, मैं समझूंगा, क्योंकि वो आगे जाके मेरे को हेल्प आउट करने वाला है इन मेमोराइजिंग द थिंग्स। तो आई ऑलवेज बिलीव कि हाँ इंटरनलाइज करना पड़ेगा। सिर्फ मेमोराइजेशन से मैं नहीं लिख पाऊंगा आंसर। वो एक बार हेल्प आउट कर जाएगा, सेकंड टाइम हेल्प आउट कर जाएगा, पर थर्ड टाइम अगर मैं रिवीजन करूंगा तो आई वुड हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर मुझे समझ में नहीं आता तो मैंने पहला वाला ऑप्शन चूज करा, मैंने समझना स्टार्ट करा। और ऑडिट की अगर मैं बात करूं,
तो मेरी भी रैंक आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही इंटरनलाइज हो गया। 50% ऑफ द थिंग्स आई वॉज एबल टू इंटरनलाइज, पर रेस्ट 50% के लिए भी मुझे भी वो मेमोराइजेशन टेक्निक्स और वो सब यूज करनी पड़ी। वो निमोनिक्स, फनी निमोनिक्स मुझे भी बनाने पड़े थे। तो हाँ, वैसा सीन रहता है ऑडिट में तो। तो मतलब अगर ओवरऑल कोर्स की बात करूं तो 40% इंटरनलाइज हो गया था, मतलब अगर ओवरऑल की बात करूं। हाँ और हाँ 60% था कि हाँ हाँ मेमोराइज कर लिया और रिकॉल हो जाएगा वो, और कुछ टेक्निक से कुछ ना कुछ वो हाँ याद आएगा, फिर आप उसको रिप्रोड्यूस करोगे जब एग्जाम दे रहे हो। राइट। हाँ हाँ हाँ। राइट, परफेक्ट। सर, मॉक टेस्ट पेपर्स बहुत हम्म। हॉट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने हाँ। कितने मॉक टेस्ट लगाए? ठीक है। कौन कौन सी इंटरवल्स पे मॉक टेस्ट दिए जाने चाहिए? ठीक है। और हम्म तीसरा सवाल मेरा इससे है, मतलब आप चाहें तो इसको ब्रेक करके भी आंसर कर सकते हैं। पहला कि आपने कितने मॉक टेस्ट दिए, आपके लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस हम्म थी, कौन कौन सी इंटरवल्स के ऊपर मॉक टेस्ट दिए जाने चाहिए, और अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि यार बिना मॉक टेस्ट के हो जाएगा, तो उसको आप क्या कहना चाहोगे? तो हम्म ये 3 पार्ट में इसको आंसर करिए। हम्म। तो इसमें थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं फर्स्ट पे लेके जाना चाहूंगा। उससे फिर अपन क्रोनोलॉजी समझेंगे जैसा ओके रहता है। ओके, फिर क्रोनोलॉजी समझेंगे, बिल्कुल सही सर। तो हाँ, क्रोनोलॉजी समझेंगे उससे। तो मेरे को भी यही डाउट था कि वेदर आई शुड ऑप्ट फॉर मॉक टेस्ट और नॉट, और सीनियर्स का भी बहुत वैसा बिल्कुल क्लियर ओपिनियन नहीं रहता। सम वुड एडवाइज यू कि यार अगर तेरी प्रेपरेशन अच्छी है तो यू शुड नॉट गो फॉर इट, पर अगर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो मत कर। बट मैं थोड़े टाइम के बाद क्लियर हो गया था कि मैं आईसीआई के एग्जाम को अपना मॉक टेस्ट नहीं बनाना चाहता। मैं उसमें ओके वो गलती नहीं करना चाहता जो मैं पहले करके सुधार सकता हूँ। तो मैं आईसीआई के एग्जाम को मॉक टेस्ट नहीं बनाना चाहता, मैं उसको एज एग्जाम ही देना चाहता हूँ। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि वो क्योंकि पहले कोई मॉक टेस्ट देते नहीं है, तो उनका जो आईसीआई का एग्जाम होता है, जो आपको पेपर लिखना है 3 3 घंटे, जिससे आपके आगे के फ्यूचर या 6 महीने डिसाइड होने वाले हैं, उसको मॉक टेस्ट बना लेते हैं। मैंने ऑप्ट करा था 3 सीरीज के लिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और एक कोच क्लासेस है वहीं से ही करा था। तो 3 सीरीज करा था। तो अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं कि मॉक टेस्ट सीरीज वर्कआउट कैसे करती है, तो पहली मॉक टेस्ट सीरीज हमेशा इजी आएगी, मतलब मीडियम पेस मान सकते हैं आप कि हाँ मीडियम आती है, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करती है। आपने पहला ही रिवीजन करा होता है। अगर पहली वाली जो क्लास टेस्ट सीरीज वाले वो हार्ड दे देंगे, तो यू वुड फील डीमोटिवेटेड। तो उनको भी आपकी हम्म। साइकोलॉजी पता है कि पहली मॉक टेस्ट सीरीज आपको ना तो इजी देनी है ना हार्ड देनी है, कीप इट एट मीडियम पेस, ताकि आपका थोड़ा ओके। कॉन्फिडेंस बना रहे। तो मैंने भी जब मेरा पहला रिवीजन स्टार्ट करा, तो मैंने फर्स्ट रिवीजन करते ही, जैसे मैं अगर सब्जेक्ट निपटाता जा रहा हूँ, तो आई यूज टू गिव मॉक टेस्ट जस्ट आफ्टर रिवाइजिंग माई पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो मैं ऐसे देता था। फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज बहुत स्मूथली गई। ऑडिट में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा था, इनफैक्ट आई फेल्ड इन माई फर्स्ट मॉक टेस्ट ऑफ ऑडिट, जिससे मेरे को पता ओके। पड़ा कि हाँ क्या गलतियां है। तो हाँ, तो आउट ऑफ 8 आई फेल्ड इन वन ऑडिट में, फेल कर गया था। पर उससे एक्चुअली पता पड़ता है ना, अगर यही आईसीआई के एग्जाम में होता, नवंबर 23 में होता, तो आई वुडेंट बी हेयर, मैं यहाँ पे होता ही नहीं आपके साथ, शायद इंटरव्यू ही नहीं दे रहा होता। हाँ शायद क्या, ले ही नहीं रहा होता बिल्कुल। सही है। तो हाँ, तो इसलिए मुझे पता पड़ा ऑडिट में मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज मैंने पूरी दी। मैंने वही सोचा कि फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज अच्छी गई है, लेट्स गो फॉर द सेकंड एज वेल। तो सेकंड रिवीजन स्टार्ट करते ही मैंने भी सोचा कि फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, जैसे आई यूज मेरे को देना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए सेकंड सीरीज का भी। तो जैसे ही मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग खत्म करा, तो मैंने मॉक टेस्ट दिया। अब सेकंड टेस्ट सीरीज जो होती है, वो बहुत हायर एंड पे होती है। उसमें एक तो पेपर बहुत हार्ड आएगा, द चेकिंग वुड बी वेरी ओके स्ट्रिक्ट, वो स्टेप मार्किंग बिल्कुल नहीं देते। वो स्टेप मार्किंग सेकंड मॉक टेस्ट सीरीज में बिल्कुल नहीं देते। अगर आपका फाइनल आंसर ठीक है तो मार्क्स मिलेंगे, अगर वो गलत है तो बिल्कुल जीरो। तो ओके। उसमें मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि उसमें मैं फेल कर गया था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सेकंड मॉक टेस्ट सीरीज के पेपर में आई फेल्ड। 38 आए थे। आई हैड अ टॉक विद द टीचर, उसने कहा कि हाँ थोड़ा हार्ड रहता है, वी हैव टू कीप इट, वरना बच्चे ऐसे आसमान में उड़ जाएंगे फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज के हाँ बाद। हाँ हाँ, सही है तो सही है। पर वो रहता है ना इंटरनली कि यार फेल कर गए, आगे भी किसी में फेल कर गए मॉक टेस्ट सीरीज में, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो आई स्किप माई सेकंड मॉक टेस्ट सीरीज। मैं कहा नहीं दे रहे अपन। तो अच्छा, मैंने सेकंड पूरी दी रिवीजन नहीं करा। आपने, मतलब आपने इनकम्प्लीट छोड़ दिया वो, ठीक है। हाँ, तो सेकंड मॉक टेस्ट सीरीज में मैंने सिर्फ फर्स्ट पेपर दिया जिसमें आई फेल्ड, रेस्ट 7 मैंने अटेम्प्ट भी नहीं करे। तो ओके मैंने सेकंड रिवीजन प्योरली विदाउट मॉक टेस्ट सीरीज करा। और थर्ड रिवीजन मुझे पता था कि अब इजी आने वाला है, तो इसको देना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप करेगा। तो थर्ड मॉक टेस्ट सीरीज आई गेव, 8 पेपर दिए। काफी बच्चे नहीं देते ये सोच के कि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मॉक टेस्ट सीरीज में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट आई बिलीव वही एक टाइम है जब आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा मैटर करता है, एज हम्म। कम्पेयर टू वो 3 3 घंटे में आप क्या पढ़ लोगे। आपने पढ़ ऑलरेडी एग्जैक्टली। लिया है दो रिविजन में।
तीसरा रिवीजन भी कर रहे हो आप, उस 3 घंटे में आप उतना नहीं पढ़ पाओगे जितना आप मॉक टेस्ट सीरीज देकर कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप कर सकते हो। तो थर्ड मॉक टेस्ट सीरीज आई बिलीव अक्टूबर में ही होती है, हाँ अक्टूबर में ही दी थी मैंने इनफैक्ट। तो उसमें मैंने 8 पेपर दिए। तो मैंने 2 मॉक टेस्ट सीरीज दी, विच आई बिलीव बहुत बेनिफिशियल थी और हर किसी को देनी चाहिए। हम्म। ओके, तो मतलब जो हाँ नहीं दे रहा है उसको तो साफ साफ ये है कि भैया मॉक टेस्ट तो देना पड़ेगा, नहीं तो पार नहीं पड़ने वाली हाँ चीज होगी। तो ये हाँ, थर्ड का वरना तो वो यही आपके है। रिजल्ट और को अफेक्ट आपने, करेगा। हाँ कैन यू रिपीट व्हाट यू सेड अभी एकदम से? हाँ, स्किप हो गया मेरे से अगर थोड़ा मॉक सा। टेस्ट नहीं देते, अगर हाँ मॉक हाँ। टेस्ट नहीं देते तो वो आपके रिजल्ट में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा, आपका ओके, स्कोर वो रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट होगा। हाँ लाइक यू हाँ सेड कि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो आप जो फाइनल पेपर है वो आप उसको मॉक टेस्ट की तरह देख रहे हो सर। हाँ एब्सोल्युटली हाँ। एग्जैक्टली exactly. विनय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कितनी बार रिवाइज किया अपना पूरा सिलेबस? कुछ बच्चे बोलते हैं कि फिर बहुत ज्यादा हाँ, रिविजन्स की जरूरत पड़ती है अगर हमारे को रैंक निकालनी है और अगर हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। आपका क्या कहना है कि हम्म, इतने रिवीजन में हो जाएगा या बहुत ज्यादा रिवीजन करने पड़ेंगे? सर मेरे अकॉर्डिंग 3 रिविजन्स में काम हो जाना चाहिए, पर वो 3 रिविजन एक्सटेंसिव होने चाहिए। आपको ट्राई करते करते 80 to 90% ऑफ द कोर्स तीनों बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप 5 रिविजन करते हैं उसमें 50-50% सिलेबस रिवाइज करते हैं तो दैट इज ऑफ नो यूज। आप 3 रिविजन करिए, 80% से 90% ऑफ द कोर्स रिवाइज करने का ट्राई करिए, तो आपका बहुत सही रहेगा रिजल्ट। हाँ यहीं पे ना एक चीज विनय ने बहुत अच्छी बोली कि जब भी आप रिवाइज करें देन यू ट्राई रिवाइजिंग 80 to 90% ऑफ द सिलेबस। इसका मतलब ना जो भी टॉपर है या जो भी हम्म, रैंक लेके आ रहा है या जो एग्जाम को क्लियर भी कर रहा है, वो ना 100% कोर्स को पहले तो कंप्लीट करता है, 90% को रिवाइज हम्म, करता है मल्टीपल टाइम्स। आप समझिए इस बात को, ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर, क्योंकि बच्चे ना 80% कोर्स पे ही खेल रहे होते हैं और इसलिए वो फेलियर जो है वो वहां पे दिखाई देता है। मतलब मुझे ये हाँ बात ओवर द टाइम जैसे जैसे मैं बात करता जा रहा हूँ आपसे, मेरे को समझ में आ रही है कि यार जब आप बोल रहे हो कि 90% रिवाइज करना है तो 100% कोर्स पे खेल रखे हो आप ऑलरेडी। आप समझ रहे हैं? जो भी हाँ वीडियो देख रहा है और जिसको भी मतलब रैंक निकाल के लानी है, बोल रैंक नहीं भी लानी, पास होना है एग्जाम में, तो भी आप समझिए कि 100% कोर्स करना जरूरी है सर। आप 80% करके जा रहे हो, उसमें से 60% अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो आप ऑलरेडी फेलियर हो सर। 60 पे खेल रहे हो आप, आपका पेपर ही अटेम्प्ट नहीं होता 60 नंबर से ऊपर, तो आप हम्म सर फेलियर की तरफ जा रहे हो हम्म ऑलरेडी। कितनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम्म ये ना, ये इंटरव्यू केवल इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होता कि भैया मेरे को इंटरव्यू चाहिए या ये आकर के बता देंगे मैंने ये किया वो किया। ये जो बात बोल रहे हैं ना सर, ये अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीजें ना आप समझ पाएंगे कि यार यहाँ पे लैग कर रहा था मैं। इसलिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसलिए ये इंटरव्यू है, वैसे ही नहीं है ये। विनय, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपका जो दिन होता था पूरा, जब आपकी हम्म, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग चलती थी, हाउ वुड इट लुक लाइक? लाइक उस टाइम पे आप पढ़ाई को क्या टाइम देते थे? ऑफिस भी रहता होगा। और जब आपकी हाँ हाँ। प्रिपरेशन लीव आ गई थी 4.5 महीने की, उस टाइम पे आपका क्या डेली रूटीन रहता था? हाउ यू डिवाइडेड योर डे? अच्छा, तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द सी फाउंडेशन, आई वाज अ नाइट आउल। मतलब मैं रात को ही पढ़ा करता था। मेरे से सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। अगर मुझे कोई सुबह 8 बजे भी उठने के लिए कह दे तो आई यूज टू बी लाइक यार थोड़ा लेट कर दो ना, थोड़ा लेट करना चाहिए। तो स्टार्टिंग से ही रात को पढ़ने की आदत थी। आर्टिकलशिप के टाइम पे भी वही ट्राई करा कि वही रहे रूटीन। बट एक बार अगर आप ऑफिस से आते हो ना तो यू आर नॉट दैट फ्रेश कि आप उतना एफिशिएंसी से क्लासेस देख पाओ एज कम्पेयर टू मॉर्निंग, अगर आप ऑफिस जाने से पहले देखते हो। तो वहां पे मेरे को एक इश्यू आया। मैं ऑफिस जाया करता था अराउंड, माई ऑफिस यूज टू स्टार्ट एट 10:30 और 11 to 5, 5 to 5:30 यूजुअली इतना रहता था। हाँ टैक्स ऑडिट सीजन और अगर कुछ प्रेशर है ज्यादा तो वो एक्सटेंड हुआ करता था। तो इतना यूजुअली रूटीन रहता था, अराउंड 6 to 6:30 में फ्री हो जाया करता था। फिर मैं अपना ट्राई करता था कि डेली का एक लेक्चर तो एटलीस्ट कंप्लीट करूँ ही करूँ। तो ये मेरा ये भी टिपिकल रूटीन रहता था। और रात, हाँ और रात को आई यूज टू कितने ट्राई घंटे कि का जितना मतलब वो जल्दी हो सके पढ़ाई का, उतना। मतलब वो लेक्चर कितना कितना आवर्स का ड्यूरेशन रहता होगा उसका? लेक्चर यूजुअली अराउंड 3 आवर्स के थे मेरे। 3 आवर का एक लेक्चर रहता था। तो मैं एक लेक्चर डेली का ट्राई करता था, डेली एक खत्म हो जाए। उसमें ही फिर आपको थोड़ा बहुत खुद के डाउट्स आते हैं वो सॉल्व खुद ही करना। उसमें अराउंड एक लेक्चर आपका 4 घंटे ले ही जाता है। कुछ होमवर्क हुआ तो वो कर लिया थोड़ा बहुत, कुछ डाउट्स आए तो वो सॉल्व कर लिया। तो अराउंड 4 आवर्स आई यूज टू डेडिकेटली गिव टू क्लासेस। और जब प्रिपरेशन ली थी तब क्या आपका था डे कैसा, मतलब तब कैसे आप डिवाइड करते प्रिपरेशन थे? लीव के, हाँ प्रिपरेशन लीव के टाइम पे मैं अपने दिन को दो दो पार्ट्स में डिवाइड करता था। अब मैं वैसा वैसा बंदा नहीं हूँ जो एक सब्जेक्ट पूरा 10 दिन तक पढ़ के उसको खत्म करेगा।
आई यूज टू स्टडी 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। एक सब्जेक्ट से बोर हो जाता था मैं बहुत ज्यादा, और मैंने ये फील करा था कि मेरी एफिशिएंसी थोड़ी डाउन चल जाती है अगर मैं एक सब्जेक्ट को ही 11 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं अपना दिन दो में डिवाइड करता था। माई फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे यूज टू स्टार्ट एट 10 AM इन द मॉर्निंग। मैं 10 बजे उठा करता था। बाय 10:30 मैं मेक श्योर करता था कि मैं अपने डेस्क पे हूँ, मैं अपनी बुक्स खोल चुका हूँ, आई एम प्रिपेयर टू स्टडी नाउ। आधे घंटे में मैं फ्री हो जाता था। फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करता था, 2 घंटे का स्लॉट रखता था, उसके बाद ब्रेक, फिर लंच। फिर ऐसे करते करते इवनिंग तक आई यूज टू ट्राई कि मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट का जो भी मैंने टारगेट डिसाइड करा है वो मेरा पूरा हो जाए। फिर मैं इवनिंग व्हाट डेली टाइम? ये ट्राई करता था। इवनिंग, बाय इवनिंग व्हाट इवनिंग आई टाइम? यूज टू गेट फ्री बाय अराउंड 6 to 6:30। अगर एक्सटेंड हो ओके, रहा है ये तो मैं फर्स्ट 7 तक स्लॉट, भी ले जाता था। ये फर्स्ट हाँ, लेग हो गया अपना। हाँ, ये मेरे पूरे दिन का फर्स्ट लेग हो गया। तो मैं ट्राई करता था कि मेरा 6 to 6:30 तक जो मैंने टारगेट सेट करा है फॉर द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द डे, मैं वो कंप्लीट कर लूँ। फिर मैं ट्राई करता था कि अब चलो दूसरे पे शिफ्ट होना है। अब यू कैन नॉट शिफ्ट कि हाँ एक बुक बंद करी दूसरी खोल ली, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि आपको पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने एक ब्रेक ब्रेक डेडिकेट कर दिया था कि आई विल टेक एन हाफ एन आवर ब्रेक, जिसमें मैं जाता था, मैं 2 किलोमीटर की जॉग करता था, मेरे घर के पास एक स्टेडियम है, 2 किलोमीटर की डेली एक जॉग करता था मैं, ताकि थोड़ा माइंड रिलैक्स रहे। और ये प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो न्यूरॉन्स आपके जो ब्रेन में है वो बहुत जल्दी डेवलप होते हैं, जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। तो मैंने वो एग्जैक्टली। राइट फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट कर दिया था टिल अक्टूबर नवंबर। एग्जाम्स में को स्किप करना पड़ गया था क्योंकि उतना टाइम होता ही नहीं है, आप आधा घंटा भी बहुत मुश्किल से दे पाते हैं। तो मैं वो करता था, आके मैं बाथ लेता था। तो मेरा सेकेंड लेग ऑफ द डे स्टार्ट करता था विद द सेम एफिशिएंसी दैट आई हैड ड्यूरिंग द मॉर्निंग, क्योंकि मैंने ओके। वही रूटीन वापस फॉलो करा। मैं रनिंग करके आया, मैं जॉग करके आया, मैं फिर बाथ ले रहा हूँ, मैं थोड़े स्नैक्स खा रहा हूँ। तो वो मेरा सेकेंड लेग ऑफ द डे विद द सेम एफिशिएंसी मैं स्टार्ट करता था, और दूसरा सब्जेक्ट उठाता था राइट उस फ्रॉम टाइम तक? मान लो 7:30 हो जाता। मैं 6:30 to 7 का 1:30 का ब्रेक लेता था, 1 घंटे का ब्रेक लेता था ओके ओके। शाम को। अच्छा, फिर 7:30 बजे आप 7:30 से स्टार्ट करते थे फिर? फिर मैं 2-2 घंटे का स्लॉट लेता था, बीच में एक डिनर ब्रेक लेता था, और मैं रात को कंटिन्यू करता था अराउंड 4 AM तक। हाँ, अच्छा, 4 AM तक, फिर 4 के बाद सो जाते थे और फिर सुबह मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे वापस स्टार्ट करते थे। हाँ, तो इस हाँ, तरीके से हाँ, सर हाँ। अगर आप प्लान करते हैं अपने पूरा, देखिए मतलब बहुत स्ट्रेटेजाइज्ड है, मतलब हर चीज ना बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से है। ऐसे नहीं कि कुछ भी किसी दिन हम्म, कुछ कर लिया, किसी दिन कुछ कर लिया, नो। आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, रोज उस पर जाकर के मारना पड़ेगा, रोज हिट करना पड़ेगा, अगेन 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 अगेन, तब जाकर के बात बनेगी सर। सर ना, जब भी हम्म, हम पढ़ाई करते हैं तो हर व्यक्ति का ना एक बेसिक स्टडी रूटीन होता है। जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ कि अगर मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं बैठा हूँ कोई सब्जेक्ट उठा करके जो मैंने कल पढ़ा था, तो मैं इनिशियली ना उसमें जो मैंने कल ऑलरेडी पढ़ लिया था वो चीज रिवाइज करूंगा, फिर हम्म, मैं नए सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, फिर मैं एक कंक्लूड करूंगा जो भी मेरी पढ़ाई है पूरी, पुराना रिवीजन आज का, हाँ, और फिर जो मतलब कंक्लूड करूंगा, खत्म करूंगा। आपका क्या स्टडी रूटीन है हम्म, सर? मतलब कैसे आप लेकर के जाते हैं स्टार्टिंग से लेकर के फिर बीच में एकदम डीप होकर के फिर कंक्लूजन, क्या रहता है वो? हाँ। अब इसमें मेरा स्टैंड थोड़ा अपोजिट रहेगा, क्योंकि सीए का कोर्स इतना वास्ट है, अगर आप एक दिन पहले का रिवाइज करने लग गए तो आप वो रिवीजन में ही अटकते जाएंगे और वो लूप बन जाएगा। तो ओके। मैंने उस चीज को स्टार्टिंग से ही अवॉइड करा। मैंने कहा कि एक दिन अगर मैं दे रहा हूँ एक चीज को, तो वाई शुड आई गिव इट अगेन द नेक्स्ट डे ऑफ माई प्लान। तो मैं उस प्लान में उसको एक्सक्लूड करता था। एक दिन पढ़ा है तो ठीक है, उस दिन ही उसको इतना अच्छे से पढ़ना है कि मेरे को नेक्स्ट डे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, एक दिन ही ओके। पढ़ के मैं उसको 2 बार रिवाइज कर लूँ। तो मेरा ये प्लान रहता था। फिर सेकेंड डे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता था कि मैं रिवाइज करूंगा पहले दिन का। और हाँ, स्टार्ट हमेशा मैं लाइट टॉपिक से करता था। लाइट एज इन जिसमें मेरे को थोड़ा सा इशू आ रहा है लर्न करने में, मेमोराइज करने में, क्योंकि मॉर्निंग में आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहती है। अब वो मॉर्निंग आपका स्टार्ट हो सकता है आफ्टरनून से, जैसे मेरा ऑलमोस्ट आफ्टरनून से स्टार्ट होता था अराउंड 10:30। तो वो आपका जो बिगिनिंग ऑफ द डे में एफिशिएंसी रहती है ना, वो हमेशा ऑलवेज हाई रहती है, तो मैं उससे स्टार्ट करता था। और वैसे ही रहता था। देन आई यूज टू गो फॉर द अ बिट डिफिकल्ट टॉपिक, कि मैं, क्योंकि मेरा ब्रेन एक्टिव हो गया उस बार, उस टाइम पे, कि हम्म। इट इट हैज पोटेंशियल टू प्रोसेस दैट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपके सॉल्व नहीं होंगे। तो अगर आप इनिशियली हम्म। उनको उठा लेते हैं सुबह मॉर्निंग में, थोड़ा सा इशू मेरे हिसाब से आ सकता है, काफी लोगों को नहीं आता। पर मैं लाइटर टॉपिक लेता था ताकि मेरा ब्रेन थोड़ा यूज टू हो जाए कि हाँ चलो प्रॉब्लम हाँ, सॉल्व करनी है, आगे मशीन जाके चालू हो जाए। हेक्टिक होने वाला है। हाँ, अब मशीन चालू हो मशीन जाए। थोड़ा, हाँ, चालू, फ्लो फ्लो में आ जाए। अब हाँ, गाड़ी चल गई, अब भगाओ दौड़ाओ अब उसको। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो वही ये सर हमने वही बहुत रहता सारी बातें कर ली आपसे, अब हम चलते हैं एग्जाम वाले दिनों में। और एग्जाम वाले दिनों है। में ना हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो 1.5 दिन, क्या दिमाग में हाँ। चलता है, उस टाइम पे क्या करते थे, तब कैसे पढ़ाई की, वो मुझे बताइए आप अब मेरे केस में क्या था, फॉर्चुनेटली मेरे जो 1.5 दिन थे हर एग्जाम के, वो बहुत लाइट गए इस बार।
बहुत ज्यादा। अगर मैं कंपेयर करूं मेरे इंटरमीडिएट के एग्जाम से, उस टाइम बहुत हेक्टिक था क्योंकि आई हैड नो एक्सपीरियंस कि क्या कैसे हैंडल करना है। पर इस बार आई हैड एक्सपीरियंस, मुझे था कि हाँ चलो, एक बार प्रॉब्लम आ चुकी है पहले, तो इस बार थोड़ा अच्छे से हैंडल करेंगे। तो 1.5 दिन मेरे बहुत लाइट गए, वो क्योंकि 4 महीने की मेहनत थी कि वो 1.5 दिन लाइट गए। आई हैड प्लान्ड एवरीथिंग कि मुझे क्या पढ़ना है, किस दिन आके क्या पढ़ना है। एग्जाम अगर मैं देकर आ रहा हूँ तो मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफआर का देकर आया, मुझे को एसएफएम देना है 1.5 दिन बाद, तो आई हैड सब्जेक्ट्स की मेरे को, आई हैड टॉपिक्स, इनफैक्ट आई हैड क्वेश्चंस की मेरे को कौन से करने हैं आके। तो मुझे ओके, वो भी श्योर, वो इतनी भी मतलब मैंने डिसाइड माइक्रो कर रखे थे। डिटेलिंग आपके पास है ऑलरेडी, इतनी माइक्रो हाँ डिटेलिंग हाँ है। हाँ। एग्जैक्टली अनलेस आप स्कोप आउट नहीं करो, अगर आप स्कोप आउट नहीं करोगे सब्जेक्ट को, टॉपिक को, तो आप फिर उसमें ही घूमते जाओगे। तो मैंने बिल्कुल बहुत सही। स्कोप आउट कर लिया था। मैंने पहले डिसाइड करा कि कौन सा चैप्टर करना है, उसके आगे मेरे को थ्योरी कौन सी रिवाइज करनी है, थ्योरी में भी कौन ओके से, फिर मेरे को ऐसी चीजें जो पेज देखने भी नहीं है, मैंने क्रॉस मार्क कर दिया था पेजेस के ऊपर कि मुझे नहीं देखने ये पेजेस क्योंकि यूजफुल नहीं है। फिर मैंने ओके डिसाइड करा कि कौन से नाइस। क्वेश्चंस पे जंप ऑन करना है। तो ऐसे अगर आप ओके पूरा डिटेल्ड प्लान स्ट्रैटेजी के साथ मूव फॉरवर्ड करोगे तो बहुत लाइट जाएंगे। वो 1.5 दिन, डेढ़ हो दिन फील जाएगा। नहीं होगा। आपको लगेगा कि हाँ सफिशिएंट टाइम है मेरे पास एग्जाम देने के लिए। आपने बोला कि इंटर में कुछ प्रॉब्लम आई थी, वो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं मतलब जो आती हैं 1.5 दिन के अंदर? जैसे आपने बोला ना कि पहले मेरे को हाँ। प्रॉब्लम्स आ रखी थी, फिर हम्म, मैंने उनको नहीं किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हम्म। प्रॉब्लम्स होती हैं जो मतलब इस बार सॉल्व आउट हो गई, मतलब क्या थी वो प्रॉब्लम्स? इंटरमीडिएट के टाइम पे, क्योंकि फाउंडेशन के टाइम पे सब्जेक्ट उतना वास्ट होता नहीं है, आपके पास छोटा सा कोर्स होता है, बहुत इजीली मैनेजेबल रहता है फाउंडेशन के टाइम पे। पर इंटर के टाइम पे कोर्स बहुत बड़ा हो जाता है अगर आप फाउंडेशन से कंपेयर हम्म। करें तो मेरे को वो 1.5 दिन में पर्सनली आई फेल्ट लॉस्ट आउट कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, खत्म कहाँ से करूँ, और ओके, कौन से ये क्वेश्चंस करने प्रॉब्लम हैं। है। इवन हाँ, मैंने वो फिगर आउट नहीं कर रहा था कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो वो सबसे जो फीलिंग होती है ना कि लॉस्ट आउट फील कर रहे हैं आप, कि आपको करना क्या आपको वो नहीं पता, और टाइम घड़ी पे आपकी नजर रहती है, राउंड द क्लॉक 24 आवर्स आप देखते रहते हैं घड़ी पे कि यार गैस्पिंग हो कितना रही टाइम है, हो गया, कहीं मैं। स्ट्रगल हो रहा है, दौड़ लग रही है, हाँ टेंशन हो रही है, हाँ बॉयल एक्चुअली डाउन हो वो, रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। हाँ एक्चुअली वो इशू मेरे को बहुत ज्यादा आया था इंटर में, जिसके कारण थोड़ा हाँ पैनिक कर ही जाते हैं बच्चे, ऑब्वियसली करते ही है, और वो जेन्युइन है होना, क्योंकि अगर आपको अब टेंशन वो नहीं हो रही है तो यू आर नॉट गिविंग एन एग्जाम। हाँ। आजकल नोट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बहुत कलरफुल चार्ट्स, नोट्स, मैप्स, ये वो बहुत चीजें अवेलेबल हैं। तो ना नोट मेकिंग हम्म। स्ट्रैटेजी पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, जब हम लोग पढ़ते थे कि नोट्स ऐसे बनाने हैं, कलरफुल बनाने हैं, 4 पेन यूज करने हैं। ठीक है। मैं अब हाँ। जानना चाहता हूँ कि आपके केस में नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस थी, और आपने किस तरीके से जो मटेरियल अवेलेबल है उसको यूटिलाइज किया या नहीं किया, फॉर दैट हम्म मैटर खुद के नोट्स हम्म। बनाए, क्या किया? मतलब बेसिकली माय क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी? नोट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं ऑलरेडी क्लासेस में लैग कर रहा था। मेरी क्लासेस थोड़ा लेट खत्म हुई थी, मुझे 4.5 की जगह 4 महीने मिले थे क्लासेस खत्म करने के लिए। तो मैं ऑलरेडी ये डिसाइडेड था कि मैं नोट्स तो नहीं बनाने वाला। अगर किसी ऑलरेडी टीचर ने मेहनत कर ली है तो उसको डुप्लीकेशन करके बस ये लॉजिक देना कि मेरे नोट्स है, वो मेरे को जस्टिफाइड नहीं लगा। अगर किसी ने ऑलरेडी मेहनत कर ली है तो यूटिलाइज करो ना यार वो मेहनत, आप अपनी सही मेहनत बात। उसमें ऐड ऑन करो, तो मेहनत मेहनत डबल हो जाएगी ना, आपको स्क्वायर बेनिफिट मिलेगा उसका। तो मैं बिल्कुल क्लियर था कि मुझे नोट्स नहीं बनाने, क्वेश्चंस राइटिंग में जरूर सॉल्व करना है। इनफैक्ट मैंने 25 to 30 रफ कॉपीज पूरी भरी है, क्योंकि मुझे लिखने की बहुत वाह। आदत थी, मुझे लिख लिख के पढ़ने की आदत थी, तो मुझे लिख लिख एक के बार ना पढ़ने की एक चीज आदत मैं थी। आप यहाँ पे, एक चीज मैं अब रोक के आपको बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि देखो भाई, लिखने की आदत खत्म हो गई है भैया, जूम के बाद हम्म खत्म हो गई है। हम्म। ऑनलाइन क्लासेस के बाद लिखने की आदत खत्म हो गई है, नोट्स आने के बाद भी लिखने की आदत खत्म हो गई है। इन्होंने नोट्स नहीं बनाए लेकिन इन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस की। आप इस चीज को समझिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बोल रहे हैं। मेरे को पता था कि अगर मैं नोट्स नहीं बना रहा तो मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो मैंने उस चीज पे ज्यादा फोकस करा, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। नोट्स में जरूर टीचर्स आपकी मदद कर सकते हैं, पर राइटिंग प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। तो नोट्स मैंने अवॉइड करे, सिर्फ इकोनॉमिक लॉस के मैंने थोड़ी बहुत मार्किंग वगैरह करी थी, उसमें मैंने पूरा स्क्रैच से अपने बलबूते पे करा था पूरा। तो मतलब आप देखिए सर, आपको पता होना चाहिए, आपको ना सेल्फ टॉक, आपका ना खुद का आत्म मंथन, खुद का इंट्रोस्पेक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए कि भैया मैं इस चीज में अच्छा हूं, मेरे को इस चीज में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा वीक एरिया ये है, मेरे को वो करना है। सर अब ना हम जल्दी से आ जाते हैं हम्म सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, वन बाय वन सब्जेक्ट्स को लेके, और क्या बुक हम्म। लिस्ट और स्ट्रैटेजी क्या रही प्रिसाइसली हम डिसाइड करेंगे एक एक सब्जेक्ट से। ग्रुप वन में एफआर से शुरू करते हैं सर। एफआर सर, एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो मेरे थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में स्ट्रैटेजी अलग थी। मतलब जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं मैंने उनके लिए एक स्ट्रैटेजी वो फॉलो करी और सब्जेक्ट बोले तो थ्योरेटिकल के जैसे लिए एक करी। एफआर हो गया, प्रैक्टिकल ऐसे कर लेते एफआर हैं, हो या गया। तो प्रैक्टिकल का हाँ बता दीजिए आप पहले। हाँ एफआर, हाँ। एसएफएम, और हमारा एससीएम, पीई, डी। डीटी, आईडीटी।
ये हाँ हाँ। मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिकल बोलते हो आप इसको, राइट? इनफैक्ट एस इनफैक्ट एससीएमपी को थ्योरी में क्लासिफाई करेंगे, ज्यादा वो ज्यादा जस्टिफाइड रहेगा उस सब्जेक्ट के लिए, अच्छा, क्योंकि उसका एससीएमपी को फॉर्मेट थ्योरी में बिल्कुल कर बदल गया लेंगे है। क्योंकि ठीक है, हाँ वो हाँ बिल्कुल चेंज हो गया सिनेरियो, मुझे पता है। एफआर, हाँ एसएफएम, डीटी, आईडीटी, ये चार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। इसके लिए हाँ। क्या बुक लिस्ट और क्या स्ट्रैटेजी थी, पहले ये बताइए सर। अब इनके लिए मेरा स्टार्टिंग से एक ही चीज डिसाइडेड थी, जो मैंने इंटरमीडिएट में फॉलो करी थी। पहले मैं रेफर करूंगा रिवीजन वीडियोस, क्योंकि 3 साल की आर्टिकलशिप में आप क्लासेस तो देख लेंगे, पर वो पूरा क्लियर, एज बिल्कुल क्लियर रहता है वो, आपको कुछ याद नहीं रहेगा आपने क्या पढ़ा है। तो रिवीजन वीडियोस वर मस्ट फॉर मी, क्योंकि आपको रिवीजन में रिकॉल करेगा वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए। सेकंड, जैसे ही मैंने रिवीजन वीडियोस देख ली, आई वुड डायरेक्टली जंप ऑन टू द नोट्स। मैं आईसीए मॉड्यूल रेफर नहीं करता था पर्सनली, क्योंकि मुझे लगता था वो बहुत डिटेल्ड है। मैं जो नोट्स यूज करता था टीचर्स के, मैं उन पे ही डायरेक्टली जंप ऑन कर जाता था। और नोट्स पे भी मैं ट्राई करता था कि मुझे वो चीजें मेमोराइज हो, क्योंकि सिर्फ रीडिंग से आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा जो आप मेमोराइज और एक्चुअली इंटरनलाइज, जैसा आपने कहा था, वो करने में वो मैंने ट्राई करा कि इंटरनलाइज हो, ये अंदर से आए बाहर। क्योंकि अगर मैं हाँ। एफआर की बात करूँ तो इस बार पेपर वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, सबके लिए वो ओके। एक नाइटमेयर था। वो उसमें यूजुअली 60 to 70 मार्क्स का रिपीट होता था, पर हमारे टाइम पे इट वॉज ऑल न्यू। उसमें नाइस, थ्योरी अच्छी क्वेश्चंस बात आने है। लग गए, विच वर, हम्म। हाँ, विच वर नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। तो मैं एफआर में भी ऐसे ही पढ़ता था कि आई यूज टू इंटरनलाइज द थ्योरी, जो कि मुझे हेल्प कर गया अपने इस अटेम्प्ट में। अब वो कह सकते थे कि माई स्ट्रैटेजी, अगर पेपर पहले जैसा ही आता तो इट वुड हैव गॉन इन वेन, वो बिल्कुल बेकार जाती। पर पेपर आया उस तरीके का, तो वो उसने मुझे हेल्प किया। तो मेरा ऐसे रहता था, क्लासेस, नोट्स, और फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, और ट्राई करता था कि 100% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करूं। अगर कोई बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो उसको लिख के ना करके सिर्फ ऐसे, हाँ, मेमोराइज, मतलब पढ़ लिया, ऑडिट कर लिया, तो उसको मैं ऑडिट कर लेता था। पर मैक्सिमम ऑफ द टाइम मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ट्राई करता था कि जितने क्वेश्चन हाथ से लिख के करूं उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो मेमोरी में आपके हिट करता रहता है बार बार। अगर आप लिख के कर रहे हो, पढ़ के उतना स्ट्रांगली आपको याद नहीं रहने वाला, तो लिख के करना इज बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैं बेसिकली ये फॉलो करता था। थ्योरी सब्जेक्ट के लिए कंप्लीटली रिवर्स। थ्योरी सब्जेक्ट में मुझे पता था कि अगर मैं रिवीजन वीडियोस देख भी लूं तो इट वुड बी ऑफ नो हाँ यूज, क्योंकि हाँ आखिरकार आपको हाँ। मेमोराइज करना है, खुद का एफर्ट लगेगा उसमें। तो थ्योरी पेपर हाँ, में एक भी रिवीजन लेक्चर नहीं देखा, डायरेक्टली जंप ऑन टू द नोट्स, नोट्स पढ़े, क्या बात है। मेमोराइज करने का ट्राई करा, अंडरस्टैंड करके मेमोराइज करने का याद करा। और फिर वही क्वेश्चन बैंक्स आते हैं टीचर्स के, जो मैं सॉल्व करता था। क्योंकि क्वेश्चन आप नोट पढ़ लोगे, पर क्वेश्चन कैसे आंसर करना है, इफ दैट इज नॉट बहुत। क्लियर, तो आपकी पेपर में बिल्कुल रिवर्स रहती थी स्ट्रैटेजी। पहले मैं नोट्स कि पढ़ता मतलब था, रिवीजन वीडियोस कंप्लीटली अवॉइड। हाँ कि आपको मतलब खुद से याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। हाँ 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 तो, तो आप हाँ, मैं मतलब वैसे उसमें करता तो था देखिए फिर मतलब क्वेश्चन। कितना 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 स्मूथ है, मतलब कि अगर हमारे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना है तो मैं उसमें पहले रिवीजन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को मैक्सिमम सॉल्व करके कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कितना स्ट्रैटेजाइज है, कितना हाँ। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। और थ्योरी के अंदर मैं खुद से रीड कर रहा हूँ, खुद से रीड कर रहा हूँ, हम्म मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर रहा हूँ, ताकि मैं उसको अच्छे से मेमोराइज कर सकूं, इंटरनलाइज कर सकूं, और फिर रिप्रोड्यूस करूं एग्जाम के अंदर। विनय, आपके अटेम्प्ट में इलेक्टिव पेपर भी था, ओपन बुक एग्जाम था, तो उसको सब्जेक्ट को चूज करने के लिए क्या माइंडसेट था? जैसे आपने बताया कि आप इनिशियली डिसाइडेड नहीं थे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है इलेक्टिव के हम्म अंदर, और जब आपने चूज कर लिया फिर आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे की, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इलेक्टिव पेपर को लेकर के। तो इस हम्म। स्ट्रैटेजी को भी आप थोड़ा सा क्लियर आउट करें। हाँ, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज था। उतना मैं ऑडिट में कंफ्यूज नहीं था स्टार्टिंग में, जितना मैं इसमें कंफ्यूज था। क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन ज्यादा होता है ना, तो कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली बिल्ड्स अप। तो इसमें इस कंफ्यूजन को चॉक डाउन करने के लिए आई हैड सिंपल स्ट्रैटेजी। पहले एनालाइज करो कि पिछले अटेम्प्ट में रैंकर्स के किस में मार्क्स थे, किस में क्या उन्होंने ऑप्ट करा, तो आई वुड गो फॉर द सेम। बस इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। जैसे AIR 1 2 थे, उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्ट करा था, जो मुझे पता हाँ पड़ गया हाँ। था इज आउट ऑफ माई लीग। मैं नहीं कर पाऊंगा इतना हैंडल, क्योंकि 7 सब्जेक्ट की बुक्स लेके जाना, आपको वो आइटम सॉर्ट करना कि आपको क्या क्या लेके जाना है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आई हैड कंसल्टेड माई सीनियर्स फ्रेंड्स कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, और मैं एक कंक्लूजन पे आया कि इकोनॉमिक लॉ इज द सेफेस्ट ऑप्शन। और यहाँ पे मेरे अंदर वो कीड़ा नहीं था कि नहीं यार, रैंक आई है, रैंक लानी पड़ेगी, अच्छा लगेगा मार्कशीट में मल्टी डिसिप्लिनरी, तो मल्टी डिसिप्लिनरी ले लेते हैं। नहीं, आई वांटेड टू प्ले सेफ, और सेफ प्ले करने में कोई बुराई नहीं है।
मैंने इकोनॉमिक लॉ चूज करा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर इसी में ही कर पाते हैं अपन। इनफैक्ट इसमें भी मेरे को हेल्प करी रैंक में, इसका स्कोर बहुत अच्छा था मेरा। और बस यही चॉक डाउन करके मैं इकोनॉमिक लॉस पे आया कि सबसे ज्यादा स्कोर इसमें जा रहा है। इनफैक्ट केस स्टडीज रिपीट हो जाती थी। पिछले अटेम्प्ट में 23 में अराउंड 2 से 3 हम्म केस स्टडीज रिपीट कर गई थी। हमारे अटेम्प्ट में ऐसा नहीं था, एक भी केस स्टडी हम्म रिपीट नहीं करी थी। वो थोड़ा शॉक लगा था बच्चों को। बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हाँ चलो, इकोनॉमिक लॉज हैंडल कर पाऊंगा मैं। और लॉ में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, फाउंडेशन के टाइम से लॉ में इंटरेस्ट था। तो हाँ, चॉक डाउन करते करते इकोनॉमिक लॉ वॉज द फाइनल थिंग। और पढ़ाई तो नॉर्मली करी, मतलब ओपन बुक होता है, तो आपको बस किस तरीके से पढ़ाई करी, कुछ हाँ, स्ट्रैटेजी क्या रही, मतलब एक बेसिक थोड़ा बता दीजिए एक लाइन में। पढ़ाई करने के लिए मैं डेली 1 घंटा डेडिकेट करता था इन द लास्ट 2 मंथ्स। ओके। इसको अलग से टाइम देने का कोई सेंस नहीं है। मैं डेली, जैसे मॉर्निंग में मैंने कहा था, मैं लाइट लेता था, लाइट सेशन रखता था। तो मैं मॉर्निंग स्टार्ट ही इकोनॉमिक लॉस से करता था, क्योंकि उसमें मुझे बहुत इजीली वेंट आउट हो जाता था। हाँ, 1 घंटा निकल जाता, पता नहीं पड़ता था। तो मैं डेली 1 घंटा देता था इन द लास्ट 2 मंथ्स। उसके अलावा मैंने कुछ टाइम नहीं दिया। केस स्टडीज बस सॉल्व करा करता था। पहले मटेरियल पढ़ लिया, आईसीआई की बुकलेट इसमें रेफर करी थी, आईसीआई मॉड्यूल रेफर करा था। उसके बाद केस स्टडी डाइजेस्ट जो भी आती है उसको रेफर करके, हाँ, इस ऐसे मैंने प्रिपेयर करा था। ओके सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके यहाँ तक। अपना मैं लास्ट में हाँ। इस बातचीत को कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं हमारे स्टूडेंट्स को। 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियोस देखते हैं। एक वो बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि वो भी आपकी हम्म। तरह सीए बने और आगे अपना हम्म। प्रोफेशन लेकर के जाएं। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि यार हमें केवल पास होना है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हम्म। सोचते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं और हमें रैंक लानी है, हमें विनय 24 लेके आना है, हमें ऑल इंडिया रैंक 2 लेके आनी है, या हमें ऑल इंडिया रैंक 4 लानी है, या हमें हाँ। 50 के अंदर तो आना ही है। देखिए सर, मेरे को ऐसा लगता है कि हम्म। जितने भी 50 तक ऑल इंडिया रैंकर्स है ना, ये ना लगभग लगभग हम्म। सारी बराबर ही पढ़ाई करते हैं। कुछ ना, कुछ एक तो लक हाँ, फैक्टर काम करता है, कुछ आपका उस लगा टाइम था। पे 3 घंटे हम्म। में क्या खेला चला, वो सारी चीजें ना वहां पे इनकलकेट करके, और आपकी रैंक किसी की 1 2 3 4 ऐसे हो जाती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पच्चीस हाँ। तीस तक जो रैंक वाले लोग हैं ना, वो तो ना बराबर ही है, लगभग बिल्कुल बराबर है इनफैक्ट। हम्म। उसके हाँ। बाद वाले उनसे थोड़ा सा नीचे है, मतलब उन्होंने थोड़ा कम ट्राई किया होगा, या कुछ और कुछ स्ट्रैटेजी में ट्वीक होगा, या कुछ भी होगा। हम्म। बट ना, ये 50 जो लॉट है ना, जो 50 ऑल इंडिया रैंकर्स है, ये ना मोटा मोटी ना एक बहुत फोड़ू स्ट्रैटेजी लेकर के आए हैं, तैयार कर रहे हैं। मतलब ये दे आर कंसिस्टेंट, सबसे बड़ी बात है ये कंसिस्टेंट लोग हैं। तो सर, आप इन 3 कैटेगरी स्टूडेंट्स को क्या क्या कहना चाहेंगे? पहले जो फेल हो गए उनको क्या कहना चाहेंगे सीए कोर्स के बारे में, उनको मोटिवेशन क्या देना चाहेंगे? दूसरे जो अभी तैयारी कर रहे हैं और हम्म। चाहते हैं कि हम पास हो जाएं बस, उनको क्या कहना चाहेंगे? और हम्म। तीसरे, जो आपकी तरह बनना चाहते हैं और फिर जिनको मैं फोन करके हाँ। बोलूंगा कि भैया आ जाओ, एक बार आपसे बात करते हैं, हम्म। हाँ। तो उसको क्या कहना चाहेंगे? हाँ। आप ये बताइए सर। हाँ, फॉर द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जो नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा ये अटेम्प्ट, तो उनके लिए एक ही चीज है कि इफ दिस इज नॉट फॉर यू, May 24 इज डेफिनेटली फॉर यू गाइस। आपने मेहनत करी है, ऐसे कोई बच्चा नहीं होता जो मेहनत करे। मैं भी जितने लोगों से अभी, इनफैक्ट मेरे को भी कॉल्स आना स्टार्ट हुए कि प्लीज टेल अस, हमारा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। मैं उनको भी यही कहता हूँ कि November 23 अनफॉर्चुनेटली नहीं था आपके लिए, बट May 24 इज डेफिनेटली गोना बी फॉर यू। क्योंकि आपने मेहनत करी है, और मेहनत कभी खराब नहीं जाती, इट नेवर गोज इन वेन। तो मेहनत करिए। थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अंधा अगर किसी रेस में भागेंगे तो इट वुड बी ऑफ नो यूज। आप कहीं कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप फिनिश लाइन से हो सकता है वापस लौट कर आ जाए। आप बस पहुंच गए वहां पर और वापस यू टर्न ले लिया आपने, वैसा भी हो सकता है। अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप स्ट्रैटेजाइज करिए। याद रखिए कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। काफी स्टूडेंट्स वहां पे मिस आउट कर जाते हैं कि मॉक टेस्ट नहीं देते, और आईसीआई के एग्जाम को ही, फाइनल एग्जाम को ही मॉक टेस्ट बना लेते हैं। रिविजन्स प्रॉपर नहीं होते, वही 5 6 बार करने के कारण 50% ऑफ द कोर्स ही रिवाइज कर पाते हैं। आप उसको रिड्यूस डाउन करिए, 3 पर लाइए। पर ट्राई करिए कि मैक्सिमम ऑफ द कोर्स आप कवर अप कर आए। और अब तो इनफैक्ट लॉ और एससीएमपी हट भी गए, तो वो एडेड एडवांटेज है कि दो सबसे डरावने सब्जेक्ट जो माने जाते हैं, कॉस्टिंग इनफैक्ट बहुत ज्यादा मेरे लिए पर्सनल फेयर था, तो वो अब हट गया है। अब 6 सब्जेक्ट रह गए। इनफैक्ट एक उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो 5 सब्जेक्ट आपके पास रहते हैं। तो उसको ट्राई करिए कि जितना परफेक्शन ला सके उतना ट्राई करिए। क्योंकि अगर आप एम परफेक्शन का करेंगे तो आप जाके मीडियोकर पे हिट करेंगे। सेम मेरे साथ भी था कि मैं परफेक्शन के लिए एम कर रहा था, तो जाके मैं मीडियोकर पे हिट करा और आई रैंक। और मीडियोकर पे ही रैंक आती है ना। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आपको 700 नंबर लाने पड़ेंगे टू गो फॉर अ रैंक।
तो उसमें आप एम करिए। अब अगर सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं, तो उनको मैं कहूंगा कि अगर 400 का एम कर रहे हो, तो व्हाई नॉट टू एम फॉर अ रैंक। तो मैं उनको भी क्लब करना चाहूंगा इन द फर्स्ट कैटेगरी इटसेल्फ। क्या 400 तो लाने ही है, वो तो पास करना ही है। बट इफ यू आर हम्म। गेटिंग द बेस्ट, आप एम जब तक है, वो होता है ना कि इफ यू डोंट एम फॉर अ मून, यू विल नॉट हिट अ स्टार। कि अगर आप एम एम ही नहीं करते तो आप हिट भी नहीं कर पाओगे। इसको अगर दूसरे सेंस में कहोगे, इफ यू एम फॉर अ मून यू माइट हिट अ स्टार। तो वही है ना, आप अगर 400 का एम करेंगे तो मुश्किल है, यू वुड स्कोर 400 ओनली। अगर एम ही वही रहेगा, तो आप भी एम करिए रैंक का। अगर किस्मत होती है तो आ जाए, क्या पता। अगर नहीं होती तो यू वुड डेफिनेटली पास। तो उन दोनों को क्लब करके मैं कहूंगा, मेहनत, हार्डवर्क इज द ओनली की। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा अलॉन्ग विद कंसिस्टेंसी। और अगर ये दोनों चीज कपल हो गई, तो लक आपके साथ ही रहेगा, वो कहीं जाने नहीं वाला। आप उसको हाँ, लक वेरी गुड, रिगार्ड बहुत कर बढ़िया। देंगे, पर वो, हाँ, पर वो आप अगर ये दोनों चीज कपल हो गई, तो लक आपके साथ रहेगा ही रहेगा। और यू विल डेफिनेटली गेट अ रैंक। बस वही था, यही मेरा कमेंट रहेगा टू द स्टूडेंट्स। और हाँ। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम विनय। थैंक यू सो मच विनय, आपने बहुत अच्छे से बताया। मतलब विनय से मैंने पूछा नहीं आपकी हॉबीज क्या है, लेकिन उन्होंने ना पूरे इंटरव्यू के दौरान बता दिया हम्म, कि मैं दौड़ने जाता था, उसकी क्या हाँ इंपॉर्टेंस है। हाँ। इतना डिटेल्ड वीडियो रहा है। हम्म और मैं, जो भी बच्चा यहाँ तक मेरे साथ अभी जुड़ा है, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देख के आया है, वो अपने दोस्त को बोलो कि यार इस वीडियो को ना पूरा देखो। क्योंकि ना मैं बहुत सारे हाँ। रैंकर से बात करता हूँ सर, कुछ लोग बहुत डेविएटेड फील होते हैं मुझे, ठीक है, अभी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हम्म राइट। कुछ लोग हाँ। बहुत अच्छे स्ट्रैटेजाइज्ड होते हैं, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो विनय को मैं ना प्रैक्टिकल वाली हम्म कैटेगरी में डालूंगा, बहुत ही प्रैक्टिकली चीजों को देखा। हाँ। इन्होंने समझा कि यार रैंक को अगर मैं हिट कर रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ रैंक ही लानी है, रैंक ही लानी है, तो प्रेशर बहुत बिल्ड हो रहा है। तो वहीं पे अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज हम्म कर दिया, स्टॉप वॉच लगा ली, मतलब माहौल बना दिया अपनी स्ट्रैटेजी हम्म में, बिल्कुल एकदम ट्वीक करके एक नई चीज ले आए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये सब कुछ जानना आपके बारे में। और कुछ कुछ चीजें मैंने भी आज सीखी, मैं इनको डेफिनेटली अप्लाई करूंगा अपने खुद के डेली रूटीन में भी। मतलब हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मल्टीपल काम करते रहते हैं, कई बार टाइम नहीं मिलता हमें। ये चीजें ना हमें भी हम्म हेल्प करती हैं। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट की तरह अपनी जिंदगी को देखते हैं ना, तो ना आप हमेशा ना एक डिसिप्लिन में रहेंगे, आप हमेशा ना सॉर्टेड रहेंगे चीजों को लेकर के। क्योंकि स्टूडेंट होता है ना, वो सॉर्टेड होता है, उसको पता है कि मेरे को कल स्कूल जाना है, मेरे को ये करना है। इनको पता था मेरे को एग्जाम है, मेरे को ऑफिस जाना है, इनके ना टास्क डिसाइडेड रहते हैं। तो अगर आप भी लाइफ में ना एज अ स्टूडेंट देख के कि भाई मेरे टास्क ये हैं, मुझे ये करना है, तो टेंशन भी नहीं होगी। आपको पता है कि आपको कल क्या करना है, परसों क्या करना है। आप चॉक डाउन करके रखिए चीजों को। हम्म। थैंक यू सो मच विनय, मैंने आपका बहुत सारा टाइम बोरो कर लिया। थैंक यू। और आज ना हम संक्रांत मनाते हैं, जयपुर में पतंगे उड़ाते हैं। और हम दोनों बैठ के ना नीचे बातें कर रहे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं, छत पे पतंगे उड़ रही हैं। तो अब हम जाकर के पतंग उड़ाएंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए सर। और सर ऐसे ही ना मुझे हेल्प करनी पड़ेगी आप लोगों को, मैं हमेशा बोलता हूँ हेल्प मी हेल्प यू गाइस। थैंक यू विनय, आप आए, आपने मेरा इनविटेशन थैंक यू। स्वीकार किया, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मोटिवेशन मिला, पॉजिटिविटी आई। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। हैव एन ऑसम डे। और मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ कि वेरी आप मच। लोग ना बहुत खूबसूरत लोग हैं सर, आप लोग बहुत अमेजिंग और बहुत बड़ा काम करेंगे। और आपके और मेरे दिन कभी भी पलट सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।